Good evening friends and welcome back to my YouTube channel once again. In the last video we have discussed about the counting equation where I told you that we have to follow the dual aspect concept जहाँ पर assets बराबर होंगे capital और liabilities के sum के बराबर. This was about the counting equation. If एक side हमारा increase होगा तो दूसरी side को भी increase होना है ताकि net effect हमारा ज़ीरो आना चाहिए. उसी टॉपिक से रिलेटेड हमने आपको समझाया था कि जब हम कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं फर्म में इन द फॉर्म ऑफ कैश तो एक तरफ हमारा करंट एसेट यानी कि कैश इंक्रीज़ होता है और दूसरी तरफ हमारा कैपिटल इंक्रीज़ होता है. तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ ऑलवेज इक्वल टू द राइट हैंड साइड एज पर द इक्वेशन ऑफ अकाउंटिंग विच स्टेट्स ए इज़ इक्वल टू सी प्लस एल. मतलब एसेट्स विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. आज हम सेकंड वाला काउंट करेंगे जिसमें एक और एग्जाम्पल लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से काउंटिंग कॉन्सेप्ट होल्ड करता है. जैसे इस छोटे से एग्जाम्पल में अगर आप देख सकते हैं कि लिखा है कि परचेज गुड्स फॉर ₹1000 इन कैश, मतलब सामान खरीदा 1000 रुपये कैश देकर. अब अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, कैश बैलेंस डिक्रीज़ हो रहा है. मतलब कैश को हमने माइनस किया और क्योंकि हमने गुड्स परचेज़ किया है तो स्टॉक हमारा इंक्रीज़ हो गया. हमारा लेफ़्ट हैंड साइड में एक बार प्लस हुआ, एक बार माइनस हुआ और एक बार प्लस हुआ. नेट इफेक्ट इक्वल टू ज़ीरो. ज़रूरी नहीं है कि हर बार दोनों तरफ ही आइटम्स इफेक्ट हों. कभी कभी एक साइड इफेक्ट होगा बट उसका नेट इफेक्ट ज़ीरो आएगा. सेकेंड एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे लिखा है परचेज्ड गुड्स फॉर 2000 ऑन क्रेडिट, मतलब उधार में सामान खरीदा 2000 रुपये. अब मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई सामान उधार में ख़रीदते हैं तो जिस इंसान से ख़रीदते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर कहते हैं, यानी कि वो इंसान जिसको मुझे पैसे देने हैं. इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हमारा स्टॉक क्या हो रहा है, परचेज़ किया है तो स्टॉक हमारा इंक्रीज़ हो रहा है 2000 रुपये से. और क्योंकि मैंने सामान ख़रीदा है उधार में फ्रॉम राकेश तो राकेश का अकाउंट विल बी टेकन एज क्रेडिटर और वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा कितने से 2000 रुपीज़ से वो इंक्रीज़ हो जाएगा. तो क्या स्टॉक भी इंक्रीज़ होगा और हमारे जो क्रेडिटर्स हैं 2000 रुपीज़ से वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे. ये बात हुई हमारे परचेज़ की जब हमने कैश परचेज़ किया. सेकंड जब हमने क्रेडिट परचेज़ किया. अब बारी आती है सेल्स की. अगर मान लीजिए लिखा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹2500 ऑन क्रेडिट फॉर 4000, मतलब कि 2500 का सामान हमने बेचा है 4000 रुपये में तो मुझे 1500 रुपये का प्रॉफिट हुआ. जब सामान हम सेल करते हैं तो हमारा स्टॉक क्या होता है, डिक्रीज़ होता है. और जब स्टॉक को डिक्रीज़ करना है तो हमेशा कॉस्ट प्राइस वाले को ही माइनस करेंगे. ठीक, बिकॉज हमने समझाया था आपको अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लेस. तो 2500 का सामान हमने बेचा है तो 2500 स्टॉक में से माइनस होगा. क्योंकि मैंने ये सामान उधार में बेचा है कितने हज़ार रुपये में, 4000 रुपये में, तो इसलिए मेरे डेटर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे 4000 रुपीज़ से. जिनको हम सामान बेचते हैं उधार में वो क्या कहलाते हैं, डेटर कहलाते हैं. तो सेम साइड लेफ़्ट हैंड साइड में स्टॉक रिड्यूस होगा 2500 से, डेटर्स इंक्रीज़ होंगे 4000 रुपये से. अब क्योंकि मैंने 1500 रुपये का प्रॉफिट कमाया है तो वो हमारे कैपिटल में जाके इंक्रीज़ हो जाएगा. लॉस इसमें माइनस करते, प्रॉफिट हुआ है तो ऐड करते. आई विल रिपीट दिस वंस अगेन. द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन स्टॉक. Because we have sold the goods on credit, so our debtors are going to increase by ₹4000 and the profit of ₹1500 is going to increase the present capital. So that I am going to add in the capital column. I hope this is clear. अभी तक समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन में दोनों साइड में कैसे तालमेल बनाया जाता है और कोई भी ट्रांजैक्शन दोनों साइड को भी अफेक्ट कर सकता है या एक पार्ट को भी अफेक्ट कर सकता है, बट नेट रिजल्ट उसका हमेशा ज़ीरो के बराबर होना चाहिए. आई होप आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द accounting concept, accounting equation concept. In my next video, I'll be continuing this with some expenses and some other incomes. Till then, stay safe and keep learning accounts.